नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं, इंसान और चिंपैंजी। हाँ। देखने में कितना फर्क हाँ। है ना? एक तरफ हम हैं जिन्होंने सभ्यताएं बसाई, टेक्नोलॉजी बनाई, चांद तक पहुंच गए। हाँ, चांद तक पहुंच गए, और दूसरी तरफ है चिंपैंजी जो आज भी जंगलों में है। लेकिन क्या ये सच है कि हमारे और उनके डीएनए में सिर्फ 1.2% का डिफरेंस है? जी हाँ, 98.8% डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। तो सवाल यही है कि इतना छोटा सा फर्क इतने बड़े, इतने विशाल नतीजे कैसे पैदा कर सकता है? आज हम इसी 1.2% के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और इस गहरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप ज्ञान की ऐसी ही परतों को हमारे साथ खोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जब मैंने पहली बार ये 1.2% वाली बात सुनी तो मेरे दिमाग में आया कि जरूर इस छोटे से हिस्से में ही कोई सुपर जीन होगा। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। कोई जादुई कोड जो हमें इंसान बनाता है। लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास चिंपैंजी से बेहतर जीन्स होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या हमारे पास कोई स्मार्ट जीन है? असलियत में हमारे और चिंपैंजी के ज्यादातर जीन्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। अच्छा। हाँ, असली खेल हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर, ये सुनने में तो कंप्यूटर जैसा लग रहा है। बायोलॉजी में इसका क्या मतलब हुआ? ये समझने के लिए बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए आपके पास दो एकदम एक जैसे कंप्यूटर हैं। ठीक है। एक ही प्रोसेसर, एक ही रैम, सब कुछ एक जैसा। ये हो गया आपका हार्डवेयर, मतलब हमारे जीन्स। अब एक कंप्यूटर में आप एक बहुत बेसिक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं और दूसरे में आज का सबसे एडवांस्ड वाला। नतीजा क्या होगा? जाहिर है, परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। एग्जैक्टली। भले ही उनका हार्डवेयर एक जैसा हो। समझ गई। तो आप कह रहे हैं कि हमारे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम उन जीन्स को अलग तरह से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन से जीन्स हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि वो जीन्स कब, कहां और कितनी देर के लिए ऑन या ऑफ होते हैं। अच्छा। इसी को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। यही हमारा जैविक सॉफ्टवेयर है और इसी ने सारा फर्क पैदा किया है। लेकिन क्या सच में कोई भी गेम चेंजर जीन नहीं है? मतलब कोई एक भी ऐसा जीन जिसमें फर्क हो और जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया हो? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं है। कुछ जीन्स हैं, जैसे FOP2 जो भाषा और स्पीच से जुड़ा है, उसमें फर्क है। ओके। लेकिन असली गेम चेंजर एक दो जीन्स नहीं, बल्कि वो पूरा नेटवर्क है जो इन जीन्स को कंट्रोल करता है। और इसका सबसे बड़ा असर हमारे दिमाग के विकास पर हुआ। दिमाग के विकास पर? वो कैसे? इंसानी दिमाग को माँ के गर्भ में और जन्म के बाद भी चिंपांजी के बच्चे के दिमाग से कहीं ज्यादा समय तक विकसित होने का मौका मिला। इसीलिए हमारा बचपन इतना लंबा होता है। हाँ, और इस लंबे समय की वजह से हमारे दिमाग में खरबों न्यूरॉन्स बन पाए और उससे भी जरूरी उन न्यूरॉन्स के बीच खरबों नए और जटिल कनेक्शंस बन पाए। मतलब हमारा दिमाग सीखने के लिए ज्यादा देर तक खुला रहता है। बिल्कुल। चिंपैंजी का दिमाग जल्दी मैच्योर हो जाता है, हमारा दिमाग सालों तक ढलता रहता है। इसी ने हमें सोचने की वो शक्ति दी। तो इस बड़े हुए दिमाग ने सबसे पहले ऐसा क्या करना सीखा जो इतना अलग था? वो कौन सी एक छलांग थी? वो छलांग थी भाषा। और सिर्फ आवाजें निकालना नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज। लेकिन कई जानवर भी तो कम्युनिकेट करते हैं। डॉल्फिन, बंदर, वो भी तो अलग अलग आवाजें निकालते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन उनका संवाद अभी और यहाँ के लिए होता है। यहाँ खतरा है, यहाँ खाना है। इंसान ने जो किया वो था शब्दों को ऐसे अर्थ देना जो उन चीजों से जुड़े थे जो सामने है ही नहीं। जैसे जब मैं पेड़ कहता हूं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है, भले ही आसपास कोई पेड़ ना हो। हाँ, ये सिंबल्स बनाने की क्षमता है। और इसी से हम भविष्य के बारे में सोच पाए, ये उन चीजों के बारे में बात कर पाए जो असल में है ही नहीं। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ी क्रांति थी। हम सिर्फ आने वाले कल की योजनाएं नहीं बना सकते, हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे कि भगवान, देश, पैसा, कानून, मानवाधिकार, ये सब हमारी कल्पना में मौजूद कहानियां हैं जिन पर हम सब मिलकर विश्वास करते हैं। कोई और जानवर ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। और इसी क्षमता ने हमें हजारों और लाखों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करने की शक्ति दी। अच्छा, तो भाषा के जरिए हमने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। क्या इसी को हम संस्कृति या कल्चर कहते हैं? बिल्कुल। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है।
चिंपांजी आज भी लगभग वैसे ही जी रहे हैं जैसे हजारों साल पहले जीते थे, उनकी जिंदगी बायोलॉजी से तय होती है। पूरी तरह से। लेकिन इंसान ने बायोलॉजी के ऊपर एक और परत चढ़ा दी, संस्कृति की। मतलब हजारों सालों में जमा किया हुआ ज्ञान, हमारे औजार, हमारे नियम, हमारी कला, सब कुछ जो हमने सीखा है, जो हमारे डीएनए में नहीं है। हाँ, जैसे चिंपांजी को ठंड लगती है तो वो घने पेड़ों के नीचे चले जाते हैं, लेकिन हम आग जलाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अब तो सेंट्रल हीटिंग वाले घर बनाते हैं। सही कहा, हम सिर्फ माहौल के हिसाब से ढलते नहीं, हम माहौल को ही बदल देते हैं। हर नई पीढ़ी को शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, उसे पिछली हजारों पीढ़ियों का ज्ञान विरासत में मिलता है। एक चिंपांजी अपने बच्चों को पाइथागोरस की थ्योरम नहीं सिखा सकता, हम सिखा सकते हैं। और इसीलिए हमारी तरक्की की रफ्तार तेज होती गई। हमने अपनी बायोलॉजी की सीमाओं को लांघना सीख लिया। कमाल है, मतलब हमने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर लिया। क्योंकि अगर सिर्फ ताकत की बात करें, तब तो चिंपांजी आज भी हमसे कहीं आगे हैं। बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। हाँ, तो असली फर्क ताकत का नहीं था, और ना ही सिर्फ बुद्धि का। तो फिर असली फर्क था बुद्धि के बारे में सोचने की क्षमता का, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रिकर्सिव थिंकिंग कहते हैं। रिकर्सिव थिंकिंग, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सोचना, और फिर अपनी ही सोच के बारे में सोचना। हाँ, बिल्कुल यही, कि उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। एक चिंपांजी सोच सकता है कि मुझे वो फल चाहिए। वो एक डंडी का इस्तेमाल करके उसे तोड़ भी सकता है। लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि पिछली बार मेरी डंडी थोड़ी छोटी पड़ गई थी, इस बार मुझे एक लंबी और मजबूत डंडी ढूंढनी चाहिए और उसके सिरे को पत्थर से थोड़ा नुकीला कर लेना चाहिए। वाह, यह है अपनी सोच पर सोचना और उसे बेहतर बनाना। चल रहा है। बेहतर सोच ने बेहतर औजार बनाए। बेहतर औजारों ने भोजन को आसान बनाया, जिससे दिमाग को और विकसित होने के लिए ऊर्जा मिली। और उस बेहतर दिमाग ने और भी बेहतर सोच पैदा की। बिल्कुल, ये चक्र लाखों सालों से चल रहा है। जब हम ये सब बातें करते हैं कि हम कितने आगे निकल गए, तो एक तरह का घमंड महसूस होता है। लेकिन क्या विकास की नजर में हम वाकई बेहतर हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। विकास की प्रक्रिया में अच्छा या बुरा, बेहतर या कमतर जैसा कुछ नहीं होता। कोई मोरालिटी नहीं होती। कोई मोरालिटी नहीं। विकास का सिर्फ एक ही पैमाना है, सर्वाइवल। क्या कोई प्रजाति अपने माहौल के हिसाब से ढलकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ा पा रही है? बस। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चिंपांजी विकास की दौड़ में फेल हो गए और इंसान जीत गया। बिल्कुल नहीं है। ये कोई दौड़ थी ही नहीं है। चिंपांजी अपने जंगल के माहौल में आज भी पूरी तरह से सफल हैं। वो अपने इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, बस हमारी शाखा ने सहयोग से एक ऐसी सीमा पार कर ली जिससे भाषा और संस्कृति का दरवाजा खुल गया। प्रकृति की नजर में दोनों ही सफल हैं। तो चिंपांजी असफल नहीं हुए, वो अपने माहौल के लिए पूरी तरह से फिट हैं। और हम अपने माहौल के लिए, बस हमारा माहौल अब पूरी दुनिया बन गया है, जिसे हम खुद ही बदल रहे हैं। सही कहा। हम अक्सर न्यूटन या आइंस्टाइन जैसे लोगों को जीनियस कहते हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि असली जीनियस कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता है। हाँ। इस पर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आज एक अकेले इंसानी बच्चे को जन्म के बाद जंगल में छोड़ दें, बिना भाषा, समाज या शिक्षा के, तो क्या होगा? वो शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, या अगर कर भी गया तो उसकी जिंदगी एक जानवर जैसी ही होगी। बिल्कुल। इससे एक बात शीशे की तरह साफ होती है, हमारी असली ताकत हमारे अकेले के दिमाग में नहीं है, हमारे समूह में है, हमारी संस्कृति में, हमारे कलेक्टिव नॉलेज में है। सही कहा। हम अपनी व्यक्तिगत बुद्धि पर इतना गर्व करते हैं, लेकिन असल में हम अपनी सभ्यता के बिना कुछ भी नहीं हैं। ये तो बहुत हम्बलिंग है। मतलब जब हम कहते हैं कि इंसान चांद पर पहुंच गया, तो वहां कोई एक इंसान नहीं गया, वहां हजारों पीढ़ियों का जमा किया हुआ ज्ञान गया। वहां न्यूटन गए, आइंस्टाइन गए, और उन अनगिनत लोगों की मेहनत गई जिनके नाम भी हम नहीं जानते। हमारी हर उपलब्धि हमारे पूर्वजों के कंधों पर खड़ी है। एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानी सभ्यता सब कुछ है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये 1.2% का फर्क। इसने हमें एक तरफ तो चांद तक पहुंचा दिया, कला और विज्ञान दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसी फर्क ने हमें परमाणु बम, प्रदूषण और युद्ध भी दिए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। विकास ने हमें बेहतर नहीं बनाया, उसने हमें ज्यादा जिम्मेदार बना दिया। ज्यादा जिम्मेदार। हाँ,
हमारे पास जो सोचने और अपने पर्यावरण को बदलने की शक्ति है, वो किसी महान योजना का परिणाम नहीं है। ये विकास के सफर में मिला एक संयोग है। ये बहुत गहरी बात है। चिंपांजी अपने जंगल को नष्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। उनके पास अपराध बोध यानी गिल्ट नहीं है। हमारे पास है। बिल्कुल। विकास ने हमें एक खाली कैनवस और बहुत सारे रंग दे दिए हैं। अब इस पर हम एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं या इसे पूरी तरह से काला कर देते हैं, ये चुनाव हमारा है। हमारी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल। तो 1.2% डीएनए का फर्क हमें महान नहीं बनाता। ये हमें सिर्फ ये क्षमता देता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। सवाल अब ये नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि ये है कि हम इस अद्भुत और खतरनाक क्षमता के साथ आगे क्या करते हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। आपको क्या लगता है, इंसान अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति और जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल कर रहा है, या हम सिर्फ एक ज्यादा होशियार जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसा कि आपने ये पूरी चर्चा सुनी है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।